नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। जबलपुर से यह बड़ी खबर, डंपर घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। कांग्रेस के नेता के मिश्रा घोटाले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आज हाई कोर्ट में इस अहम मामले की सुनवाई होगी। लोकायुक्त में भी शिकायत इसको लेकर की गई थी। तो जबलपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डंपर घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है। चुनावी साल में कांग्रेस के नेता के मिश्रा इस घोटाले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आज हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज इस अहम मामले को लेकर सुनवाई होगी। के मिश्रा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने इस मामले को लेकर याचिका लगा दी है। डंपर घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया। प्रतीक हमारे संवाददाता जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रतीक, एक बार फिर से यह जिन्न बाहर आ गया। चुनावी साल है और ऐसे में हाईकोर्ट पहुंच गए हैं के मिश्रा। मामले की सुनवाई आज होगी, कब होगी? बिल्कुल पुनीत, एक बार फिर जो डंपर घोटाला है उसको लेकर के याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है। आपको बताना चाहूंगा इसके पूर्व में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन चूंकि लोकायुक्त ने क्लीन चिट दे दी थी, इस आधार पे जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी थी। लेकिन इस बार नए तथ्यों के साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि रीवा से जुड़ा हुआ ये मसला है, जिसमें शिव साधना कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो 4 डंपर खरीदे गए थे, पूरा घोटाला और घपला इससे ही जुड़ा हुआ है। पूर्व में शिकायत लोकायुक्त में भी की गई थी, लेकिन कोई तथ्य नहीं पाए जाने पर क्लीन चिट दे दी गई थी। इसी मसले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी दलील है कि तमाम नए तथ्य उनके पास हैं, जिसके आधार पर एक बार पुनः जो प्रकरण की जो जांच है वो शुरू होनी चाहिए और कई ठोस उनके पास सबूत जो है वो उस घोटाले से जुड़े हुए मौजूद है। बहरहाल क्या वो तथ्य हैं, क्या वो सबूत हैं, आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस बहस के दौरान सामने आएंगे और करीब लंच के पहले जो ये सुनवाई है वो हो सकती है। पुनीत, के मिश्रा क्या खुद पहुंचेंगे मामले में? फिलहाल उनकी ओर से कोई ऐसा रुख स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे जबलपुर खुद आ रहे हैं। नहीं, उनकी तरफ से पैरवी के लिए कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो इस पूरे मसले को लेकर के हाईकोर्ट में अपनी ओर से और उनकी तरफ से पैरवी करेंगे। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लंच से पहले इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि लोकायुक्त में पहले शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई थी और लोकायुक्त की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद अब यह मामला जो है हाई कोर्ट पहुंच चुका है। के मिश्रा ने याचिका दायर की है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, क्योंकि इंदौर के बाद अब ग्वालियर और जबलपुर में भी मेडिकल कॉलेज के नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आज हड़ताल पर रहेगा। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में आज हालात बिगड़ सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस के साथ टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स संयुक्त मोर्चे के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स एसोसिएशन की आज 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। आपको बता दें कि 7वें वेतनमान समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद आज से जय आरोग्य अस्पताल के 700 नर्स और पैरामेडिकल समेत 200 डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सरकार और अफसरशाही की वादा खिलाफी से ये सभी लोग नाराज हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सरकारी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कर्मचारी सीएम का घेराव करेंगे। वो इसकी शुरुआत अंबेडकर पार्क से करने वाले हैं। सरकार को चेताने के लिए हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी जैसे कि एक सांकेतिक हम लोगों ने 1 दिन की हड़ताल की थी, जिसमें कि सरकार को समझ में आ जाए कि कुछ मांगे हैं पैरामेडिकल की, नर्सेस की और अब डॉक्टर्स की भी, तो उन मांगों का क्रियान्वयन हो जाना चाहिए था। लेकिन 7 दिन के बाद भी ये देखा जा रहा है कि सरकार और प्रशासन में बैठे हुए अफसरशाही, उनको कोई मतलब नहीं है आम जनता की परेशानी से और नर्सों की मांगों से, जो कि लीगल मांगे हैं, जो डीएचएस में मिल रही है। हम वही मांग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक विभाग में जब आप दे रहे हो तो दूसरे विभाग में देने में क्या दिक्कत है। और चलिए जबलपुर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, इंदौर से शुरुआत हुई थी और अब जबलपुर और ग्वालियर में भी यही देखने को मिलेगा। कल परेशानी इंदौर के मरीजों को हुई और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो ऐलान हुआ है उससे कई बड़े शहरों में परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्या सरकार ने पहले सोचा नहीं? क्या व्यवस्था की गई है और क्या इनकी हड़ताल को खत्म कराने की कोई कोशिश हो रही है?
बिल्कुल पुनीत, अगर आज की बात करें तो प्रदेश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो वेंटिलेटर पर जा सकता है, जो कि राजधानी को छोड़ दिया जाए तो जो 3 बड़े प्रमुख शहर हैं जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, ये तमाम 3 शहरों के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इंदौर का एमवाय अस्पताल, ग्वालियर का जयरोग अस्पताल और जबलपुर का मेडिकल अस्पताल, इन तमाम अस्पतालों में जो है मेडिकल नर्सेस हड़ताल कर रही है। ना केवल नर्सेस बल्कि जो अन्य संगठन है जिसमें जूनियर डॉक्टर्स हैं, अजाक संगठन है, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी का समर्थन भी नर्सों को मिल रहा है। पूर्व में चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम भी दिया था, सांकेतिक रूप से 1 दिन का प्रदर्शन कर अवकाश भी दिया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार ना तो चेती ना ही इनकी मांगों की ओर कोई रुख अख्तियार किया, जिस वजह से सभी खासी आक्रोशित हैं और आज से यानी 16 जनवरी से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। अस्पताल प्रबंधनों की ओर से यह दावा किया गया कि वैकल्पिक रूप से हमने व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में जो कि नर्सेस का ये स्टाफ है, ऐसे में व्यवस्थाएं समझी जा सकती हैं कितनी दुरुस्त हो सकती हैं। बहरहाल मरीजों को खासी परेशानी का सामना इस मसले पे पड़ सकता है, क्योंकि अगर जबलपुर की बात करें तो महाकौशल का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकल अस्पताल कहा जाता है, इंदौर का एमवाय अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहीं ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो जयरोग अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, तो उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि कैसे ये जो परेशानी लोगों को होने वाली है इसको लेकर सरकार क्या कुछ व्यवस्था करती है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में कल होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 19 जगहों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। मतगणना 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और इसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सोमवार शाम से चुनावी शोर थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक लागू रहेगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि निकाय चुनाव के लिए कहां पर 17 तारीख यानी कि कल मतदान होना है। रीवा जिले की नगर परिषद सेमरिया के अध्यक्ष पद और सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 27, बालाघाट नगर पालिका परिषद, मलाजखंड के वार्ड क्रमांक 24, 25, 26, बैतूल नगर पालिका परिषद सारणी के वार्ड नंबर 15, मंडला नगर परिषद निवास के वार्ड नंबर 14, 15, सीधी के चुरहट के वार्ड नंबर 3 में, सागर के शाहगढ़ के वार्ड नंबर 10 में, सतना के नाकोद के वार्ड नंबर 4, छतरपुर के चतला वार्ड नंबर 9, झाबुआ के मेघनगर के वार्ड नंबर 4 और दमोह के नगर परिषद पथरिया के वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद पद का उप निर्वाचन होना है। भिंड जिले की नगर परिषद अकोला, देवा जिले की नगर परिषद करनावद और राजगढ़ जिले की नगर परिषद खिलचीपुर में अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के लिए निर्वाचन होगा। धार जिले में नगर पालिका परिषद धार, मनावर, पीथमपुर नगर परिषद सरदारपुर, राजगढ़, धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, डही, बड़वानी जिले में नगर पालिका परिषद बड़वानी, सेंधवा नगर परिषद पानसिमल, खेतिया, पलसूद, अंजड़ और राजपुर, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नगर परिषद, गुना जिले में राघोगढ़, विजयपुर और अनूपपुर जिले के जैतहरी नगर परिषद में आम निर्वाचन होना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निकाय चुनाव में खड़े 76 उम्मीदवारों की, जिनमें से 25 करोड़पति हैं। वहीं दोनों ही दलों ने दागियों को टिकट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। सत्रह जनवरी को प्रदेश में 19 जगहों पर नगरीय निकाय के लिए मतदान होना है, लेकिन एक संस्था ने उम्मीदवारों को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे 76 उम्मीदवारों में 25 करोड़पति हैं। बीजेपी के 20 अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से 9 करोड़पति हैं, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 19 अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 8 करोड़पति हैं। वहीं 12 उम्मीदवार दागी हैं, जिन पर कोई न कोई मामला चल रहा है। पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी के 20 में से 3, कांग्रेस के 19 में से 2, शिवसेना के 2 में से 1 उम्मीदवार पर कोई न कोई मामला दर्ज है। वहीं अगर निर्दलीय की बात की जाए तो मैदान में उतरे 28 में से 6 उम्मीदवार आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। उम्मीदवारों की कुंडली का एक पहलू ये भी है कि 34 उम्मीदवार ऐसे हैं जो केवल 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं। उम्मीदवारों को लेकर दोनों ही प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक ही कतार में खड़े हैं, लिहाजा सुर भी दोनों के मिलते दिख रहे हैं। ऐसा पैसा अगर सही तरीके से कमाया हुआ पैसा है और उसका अगर स्रोत लोगों को मालूम है और उस पर इनकम टैक्स बराबर दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे
उम्मीदवार पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग उसकी संहिता तय करता है, नियम तय करता है, और उसमें अगर जो पात्र है वही उम्मीदवार बनेगा। अगर वो निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर वो पात्र नहीं है व्यक्ति, तो कोई भी दल उसको उम्मीदवार बनाने की स्थिति में नहीं होता है। बात चाहे नगरीय निकाय की हो, विधानसभा की हो या लोकसभा चुनाव की, चुनाव में धन बल का इस्तेमाल और उम्मीदवारों का आपराधिक बैकग्राउंड मजबूत लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि चुनाव में जनता सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। शरद श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अब गुरुवार से ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने 50 पैसे सेस लगाने का जो फैसला लिया था कैबिनेट की बैठक में, राज्यपाल ओपी कौली ने कैबिनेट के फैसले को अब मंजूरी दे दी है और बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में पेट्रोल 76 और डीजल 64 रुपए प्रति लीटर के पार हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर और झटका देने वाली खबर जो है ये बता रहे हैं आपको। पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं भोपाल से। पूजा, राज्यपाल जो है वो उन्होंने मंजूरी दे दी है कैबिनेट के फैसले को, पेट्रोल 76 और डीजल 64 के पार हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए चिंता वाली खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल चिंता वाली खबर है, क्योंकि प्रदेश में गुरुवार से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें 50-50 पैसे की वृद्धि हो जाएगी। राज्य सरकार ने यह फैसला कैबिनेट में किया था, जिसे सोमवार को राज्यपाल ओपी कोहली ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी देने के बाद बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और राजधानी में सोमवार से जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें जो 76 रुपए अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये अधिसूचना जारी हो जाएगी और जो पैसे में वृद्धि होगी तो आगे जो बढ़ते जाएंगे इसके दाम और 80 रुपए तक पहुंच सकते हैं पेट्रोल के दाम। आने वाले दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार इसमें वृद्धि की जाएगी। और गुजरात चुनाव के पहले अगर हम बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम जो मंत्री हैं उन्होंने ये बताया था कि वैट कम करने की बात कही थी पेट्रोल डीजल से, लेकिन इस तरह से बढ़ना, और पहले तो उन्होंने वैट कम किया था मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बढ़ना काफी चिंताजनक बात है और प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात है। बिल्कुल, और झटका लगा है। अब देखना होगा कि प्रदेशवासी इस फैसले को कैसे लेते हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया खुद की एक घोषणा में फंसते नजर आ रहे हैं। अक्सर ही सिंधिया पर सामंतवादी होने और राजा महाराजाओं के समय की तरह जनता से बर्ताव करने के आरोप खुले मंच से या फिर वार्ताओं के दौरान लगते रहते हैं। और ऐसी ही एक घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री ने मंच से कर दी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सांसद सिंधिया से हाथ मिलाकर आए और 1 लाख रुपए ले जाएं। यह घोषणा जयभान सिंह ने अति उत्साहित होकर मुंगावली विधानसभा के सहराई में एक कार्यक्रम के दौरान कर दी, जिसका प्रमाण दिखाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब मंत्री जी से 1 लाख रुपए की मांग कर डाली है। अशोकनगर कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी ने मंत्री पवैया और जिला अध्यक्ष के नाम एक फोटो और अपनी मांग हेतु एक आवेदन पत्र डाक से भेजा है। बता देना कहो सिंधिया जी कहाँ से चले आ रहे हो, तो 1 लाख रुपए इनाम देता। और मैं सहराई के कांग्रेसियों को कह के जा रहा हूं, जरा अपने सांसद को हाथ मिला के इतना कहकर बता देना कि कहो सिंधिया जी कहाँ से चले आ रहे हो, तो 1 लाख रुपए इनाम देता। और मैं सहराई तो हमने इस संबंध में ये फोटोआं पोस्ट की हैं और जो हम लोगों ने हमारे मित्र मोनू बारी जी ने सिंधिया जी से हाथ मिलाया, उनकी ये फोटो पोस्ट की है। और हमने यहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष जी को पोस्ट की है, एक हमारे प्रभारी मंत्री श्री पवैया जी को पोस्ट की है। सो आप मीडिया वालों से हमारा अनुरोध है कि आप भी उनसे ये सवाल करें। माननीय प्रभारी मंत्री पवैया जी ने अपने भाषण के दौरान सहराई में कहा था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता सिंधिया जी से हाथ मिलाएगा हम उनको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए देंगे। आज हमने सिंधिया जी से हाथ मिलाया है और उसका सबूत हमने डाक के द्वारा जिला अध्यक्ष महोदय एवं पवैया जी को डाक के द्वारा पोस्ट कर दिए हैं। अब हमें इनाम के तौर पर 1 लाख। बड़वानी में निकाय चुनाव के लिए पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में जेब कतरों ने 8 लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया।
चोरों ने बीजेपी नेताओं को भी नहीं बख्शा। सीएम के रोड शो के गुजर जाने के बाद जैसे ही इन लोगों ने अपनी अपनी जेबें टटोली तो जेबें खाली मिली। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। हैरानी की बात यह रही कि सीएम के रोड शो को लेकर यहां भारी सुरक्षा बरती गई थी, इसके बावजूद इस तरह की वारदात कर दी गई। नगर पालिका चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था और माननीय सीएम शिवराज सिंह जी का रोड शो था। हम हमारे वार्ड में मंच लगा के और स्वागत के लिए खड़े हुए थे और उसी दौरान भीड़ भाड़ आई और जब भीड़ समाप्त हो गई आगे निकल गए सीएम साहब। उसके बाद जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब से 25,520 रुपये गायब थे। मेरे जेब से पर्स से 12,090 रुपये और उनके साथ चल रहे मित्र पुरुषोत्तम शर्मा जी उनके 50,000 रुपये इसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए गए हैं और बाद में साथ ही अन्य लोगों की भी जेब कटिंग हुई है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। सीएम के गृह जिले सीहोर के 22 गांव के किसानों की खड़ी जोर से भोपाल सीएम हाउस की प्रस्तावित पदयात्रा से घबराई सरकार ने सोमवार शाम को आनन फानन में पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह को कानियाखेड़ी भेजकर 16 जनवरी से प्रस्तावित यात्रा को 1.5 महीने के लिए स्थगित करवाया है। आपको बता दें कि आष्टा विधानसभा क्षेत्र में साल 2009 में 111 करोड़ की लागत और 124 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली कानियाखेड़ी दूधी तालाब परियोजना की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इस योजना पर आज तक अमल नहीं हुआ। इसके बाद किसान आंदोलन के मूड में हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ यहां पर पहुंच गए। रूठे किसानों को जैसे तैसे मनाकर 1.5 महीने का वक्त लेकर आंदोलन को स्थगित करवाया। आज यहाँ आके किसान भाइयों से संपर्क हुआ और चर्चाएं भी हुई। सिंचाई की वर्षों से जो मांग थी, इनकी वर्षों से वो मांग मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने पूरी कर दी है। नर्मदा जल भी यहाँ लाने की योजना है और इन्होंने जो मांग रखी है डैम की, उसमें भी सरकार को तो सिंचाई करना है। गांव जनभावना के हिसाब से हम लोग बजट स्वीकृत करते हैं और सरकार की भी योजना हम इस हिसाब से बनाते हैं कि जनता को, किसानों को सुविधा मिले। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं और सभी किसानों को उनने आश्वासन दिया। हम सब 40-50 गाँव के किसान थे यहाँ पर और उनने 1 से 1.5 महीने का समय लिया है। वो हमको सबको मान्य है और उम्मीद हमें यह है कि जो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने हमको बताया है और जो आश्वासन दिया है उस पर खरे उतरेंगे और हमारा काम। और जबलपुर के माड़ोताल में देर रात फायरिंग से यहां के रहने वालों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले अजय उर्फ गोलू अपनी छत पर सो रहा था और तभी कुछ बदमाश यहां पहुंचे। अजय को छत से नीचे बुलाया गया और जैसे ही अजय छत से नीचे आया उस पर फायरिंग कर दी। गोलू गिरी उर्फ अजय रहता है, उसको छोटू धर्मवीर, छोटू उर्फ आकाश, इन्होंने घर पे आके फायर की। ये छत पे था, ये झुक गया, बच गया। हमने 30 साल का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। दोपहर में भी इनके बीच झगड़ा हुआ था। इस साल सभी लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और पहले भी एक 307 हुआ था जिसमें गोलूगिरी जो है ये। और सतना के बरसिंहपुर बालिका छात्रावास की छात्राएं ठेकेदार की मनमानी से परेशान हैं। हॉस्टल में राशन की सप्लाई करने वाला ठेकेदार कभी भी लड़कियों के कमरे में आ धमकता है और विरोध करने पर सरकार की धमकी देता है। साथ ही लड़कियों का यह भी आरोप है कि वो खाना भी सही से नहीं दिया जाता उन्होंने कम खाना देने के आरोप लगाए हैं। लड़कियों की शिकायत पर छात्रावास प्रभारी और अधिकारियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मीडिया में मामला आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। कभी सब्जी हो जाती है, रोटी भी नहीं पहुंचती है, कभी मैनेज होता नहीं। हॉस्टल हम लोग की बन गई है पर वहाँ जाने में भी टाइम बीच में अच्छा मिला है। अभी समय फिर वही ठीक है। आपके माध्यम से बात संज्ञान में मेरी आई है। मैं आज ही वहाँ टीम भेज के इसकी जांच करवाता हूँ। तब से खाना सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। केवल ओनली सुबह चाय और टोस्ट दी जाती है, शाम को केवल लाई के साथ नमकीन दी जाती है, सुबह चावल दाल रोटी सब्जी दी जाती है और 24 नवंबर से आज दिनांक तक केवल आलू टमाटर, आलू भटे, आलू गोभी ही दी जा रही है उन लोगों को। और पन्ना के कलधा के जनवार माध्यमिक शाला के बच्चे शिक्षकों की मनमानी से खासे परेशान हैं।
बच्चों ने शिक्षकों के स्कूल न आने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्कूल के शिक्षक स्कूल तो आते हैं लेकिन साइन करके, सिग्नेचर करके वापस घर चले जाते हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन भी न दिए जाने के आरोप लगाए हैं। खाना मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बना नहीं क्या? नहीं बना। गलत थोड़ी है। तो गलत नहीं है तो फिर क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? नहीं दिखाएंगे। गलत हाजिरी लगाएंगे मतलब अपने ऊपर से? नहीं, गलत नहीं लगा रहे। अगर फोटो खींच भी लेंगे नहीं, सरकारी गाड़ी ऐसे पब्लिक सिटी थोड़ी होगा। पब्लिक सिटी नहीं होना चाहिए, दबा के छुपा के रखना चाहिए। नीमच में नाले के दूषित पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। इन सब्जियों के खाने से चर्म रोग, किडनी में संक्रमण जैसी कई बीमारियों के होने का खतरा रहता है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ खुलेआम किया जा रहा है। भाई पहले इस पानी से सिंचाई करते थे, सब्जी बोते थे, तो पब्लिक ने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई इससे बीमार हो रहे हैं गंदे पानी से, ये है। तो हमने इस बार क्या है कि 2 साल से लहसुन और ये प्याज, गेहूं वगैरह ने ये बोना शुरू कर दिया। यही गोभी वगैरह न, प्याज है, गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है। इसमें रोक टोक है कहाँ भाई? ये तो कम से कम कई वर्षों से पिला रहे हैं लोग और हम भी पिला रहे हैं। मेरी भी जिला चिकित्सालय का डॉक्टरों से बात हुई थी। उनका कहना था कि ये जो पानी है ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे पैदा होने वाली सब्जी किडनी पे इफेक्ट करती है। अगर उसको कंटिन्यू अपन खाते रहें तो कई तरह की बीमारियां ये पैदा करता है जो लाइलाज होती है। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो इस प्रकार की गंदे पानी से सब्जी पैदा कर रहा है उन पर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस पर लगाम लग सके। और प्रदूषित पानी अगर सब्जियों में अगर मतलब प्रवेश करेगा और उसके कीटाणु अगर लगेंगे बाहर और अंदर भी अगर प्रदूषित पानी उसके अंदर सोख कर जाएगा तो तमाम बैक्टीरिया कई प्रकार के, जिससे कि मतलब उल्टी, दस्त होना, टाइफाइड हो जाना या हेपेटाइटिस हो जाना, तो इस प्रकार की बीमारियां होने के चांस रहते हैं। दमोह के इटवा संतोष का प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने अपने वेतन से 1.25 लाख रुपए खर्च कर इस स्कूल की सूरत ही बदल डाली है। इस स्कूल के छात्र अपने शिक्षक की पहल की सराहना करते हैं। ग्रामीण भी शिक्षक अरुण कस्तूर की पहल को प्रेरणादायक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले इस स्कूल की हालत प्रदेश के अन्य स्कूलों की तरह दयनीय थी। अधिकारी भी अरुण की पहल की तारीफ करते हैं। मेरी पदस्थापना सन 2009 में है। इस स्कूल में 2009 में आया था मैं, और तभी से मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, और मैंने बच्चों के लिए करने की ठानी, क्योंकि मैं एक शिक्षा विभाग में सबसे छोटी कड़ी हूं और इस सबसे छोटी कड़ी के लिए बहुत बड़ा काम सौंपा गया है। सर ने कौन सर ने? अरुण कुमार कस्तूर। अच्छा, तो कैसे लग रहा पढ़ाई में? अच्छा, सर ने स्कूल बहुत सुंदर किया। और इसी के साथ सुप्रभात एमपी के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।